सन 1961 की बात है। चिरगांव से राष्ट्रकवि मैथिली शरण जी और सियाराम शरण जी के साथ इतिहास प्रसिद्ध बुंदेलों की राजधानी ओरछा देखने गया था। वहाँ के दुर्ग में और महलों में सैकड़ों वर्ष पहले की तोपों और गोलों के चिन्ह अभी तक दिखाई देते थे। बेतवा नदी के किनारे अब ओरछा एक साधारण सा गांव रह गया है, परंतु आज से 300 वर्ष पहले ये एक समृद्ध नगर था। सन 1663 में महाराज चंपत राय यहाँ से चले गए। उसके बाद यह मुगलों के अधीन रहा। यद्यपि उनके पुत्र छत्रसाल इतिहास प्रसिद्ध वीर हुए, परंतु वे ओरछा को वापस नहीं ले पाए। गुप्त जी ने महल के एक कक्ष में बैठकर हमें 2 कथाएं सुनाईं, जिनको सुनकर मन में सिहरन हुई और आंखों में आंसू आ गए। पहली तो कुंवर हरदौल की थी और दूसरी महाराज चंपत राय की रानी सारंधा की। उन्होंने कहा कि द्विजेंद्र लाल राय और कर्नल टाड ने सिसोदिया और राठौड़ों को इतिहास में अमर कर दिया। वैसे बुंदेलों की वीरता भी किसी से कम नहीं थी। इस कथा की नायिका सारंधा बुंदेलखंड के एक साधारण जमींदार की पुत्री थी। अपनी सुंदरता और साहस के लिए दूर दूर तक उसकी प्रसिद्धि थी। उन दिनों बुंदेलखंड में मुगलों और पठानों के आक्रमण बार बार होते रहते थे, इसलिए स्त्रियां भी अस्त्र शस्त्र चलाना जानती थीं। ओरछा नरेश महाराज चंपत राय ने सारंधा के सौंदर्य और शौर्य के बारे में सुन रखा था। उन्होंने सारंधा के बड़े भाई ठाकुर अनिरुद्ध सिंह के पास विवाह का संदेश भेजा। ठाकुर फूले नहीं समाये। कहाँ तो इतने बड़े राज के अधिपति और कहाँ वे छोटे से जागीरदार। फिर भी उन्होंने कहलवाया कि महाराज की 4 रानियां पहले से हैं। अगर वे मेरी बहन को पटरानी बनावें और इसका पुत्री राज्याधिकारी हो तो रिश्ता हमें मंजूर है। बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। सारंधा पटरानी बनकर ओरछा में रहने लगी। उसके 4 पुत्र हुए। उनमें एक परम प्रतापी छत्रसाल हुए। चंपत राय शाहजहां के दरबार में बड़े मनसबदार थे। ओरछा के सिवाय कालपी भी उनकी जागीर थी। जब औरंगजेब तख्त पर बैठा तो उसने उनका दर्जा बढ़ाकर 12,000 मनसबदार कर दिया। उस समय हिंदू राजाओं में सिवाय जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के इतना बड़ा सम्मान और किसी का नहीं था। रानी सारंधा और पुत्रों के साथ चंपत राय बीच बीच में दिल्ली भी रहते थे। उनके पास एक इराकी घोड़ा था, जिसका जोड़ा सल्तनत में दूसरा नहीं था। किसी समय यह घोड़ा शाहजहां के सेनापति वली बहादुर का था, जिसे चंपत राय युद्ध में जीतकर अपने अस्तबल में ले आए थे। अब वली बहादुर औरंगजेब का आला सेनापति हो गया था और घोड़े को वापस लेने का मौका ढूंढ रहा था। एक दिन कुंवर छत्रसाल घोड़े पर चढ़कर सैर को गया था, तभी वली बहादुर के सिपाहियों ने घोड़ा छीन लिया। छत्रसाल उस समय केवल 14 वर्ष का बालक था। रानी को घर आकर सारी वारदात बताई। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उस समय चंपत राय किसी युद्ध पर गए हुए थे। दिल्ली में रानी अकेली थी। उसने अपने 25 विश्व सिपाहियों को साथ में लिया और बादशाह के दरबार में जाकर वली बहादुर को ललकारा। खां साहब, एक बच्चे पर हाथ उठाते आपको शर्म नहीं आई? अगर मर्द थे तो घोड़े को लड़ाई में छोड़ना आते। बादशाह और मुसाहिबों ने देखा कि एक अत्यंत तेजस्वी और रूपवती महिला तलवार में हाथ लिए खां साहब को ललकार रही है। बादशाह औरंगजेब अपने मुस्लिम सेनापति का भरे दरबार में अपमान होते देखकर गुस्से में कांपने लगा, परंतु वह बड़ा कूटनीतिज्ञ था। राजा चंपत राय की वीरता और साहस को जानता था। उसने रानी की तरफ मुखातिब होकर कहा, रानी साहिबा, माँ बदौलत आपकी बहादुरी से हम बहुत खुश हैं, परंतु अपने एक घोड़े के लिए सल्तनत के आला सेनापति को नाराज करना आपके और राजा साहब के हक में अच्छा नहीं होगा। बादशाह सलामत, सवाल घोड़े का नहीं है, बल्कि आन का है। हम बुंदेले अपनी इज्जत और मान के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। रानी साहिबा, अगर आपके राजा यहाँ होते तो हमारे हुजूर में शायद ऐसे अल्फाज कहने की गुस्ताखी ना करते। खैर, आप लोग अपने डेरे पर जाइए, घोड़ा आपको मिल जाएगा, परंतु उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब राजा चंपत राय दिल्ली आए और सारी बात सुनी तो बहुत चिंतित हुए, परंतु उन्होंने भी अंत तक रानी और कुंवर का साथ दिया। उनकी मनसबदारी और जागीर छीन ली गई। वे ओरछा में आकर रहने लगे। वली बहादुर अपमान को भूला नहीं था। कुछ दिनों बाद उसने एक बड़ी फौज लेकर ओरछा को घेर लिया। उसकी फौज में देशधर्मद्रोही कुछ राजपूत भी थे। यद्यपि बुंदेले बड़ी बहादुरी से लड़े,
परंतु भला बादशाही फौज के सामने उनकी क्या हस्ती थी। धीरे धीरे सारे सिपाही मारे गए। किले में केवल स्त्रियां और बच्चे रह गए। राजा ने घायल होकर खाट पकड़ ली। रानी दिन रात पति की सेवा में रहती, परंतु उसे बार बार अपशकुन होने लगे। ऐसा लगा कि अब किले को बचाना मुश्किल है। सोचा, अगर हम स्वयं किसी प्रकार बाहर निकलकर दूर स्थान पर चले जाएं, तो शायद 200 लोगों की जान बच जाएगी। केवल मात्र 10 सिपाहियों के साथ राजा और रानी अंधेरी रात में किले के गुप्त दरवाजे से बाहर निकले। रानी घोड़े पर थी, जबकि बीमार राजा पालकी में। दूसरे दिन मुगलों के सिपाहियों ने घेर लिया। 10 सिपाही वीरता से जूझते हुए मारे गए। रानी भी काफ़ी हिम्मत और बहादुरी से लड़ी, परंतु बड़ी फौज के सामने उस अकेली की भला क्या हस्ती थी। संगीन रूप से घायल हो गई। जल्दी से वार बचाती हुई महाराज की पालकी के पास आकर कहने लगी, महाराज, अंतिम विदाई लेने आई हूँ। भूल चूक क्षमा करेंगे। आपके चरणों की सेवा करने के लिए वहाँ प्रतीक्षा करूँगी। महाराज ने कहा, रानी 20 वर्षों से सुख दुख की साथी थी। आज मुझे इन दुश्मनों के हाथ बीमारी हालत में छोड़कर जाते हुए तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं होती है। क्या मुझे उम्र भर मुगलों की कैद में छोड़ जाओगी? महाराज, कल तक मैं ओरछा राज्य की रानी थी, परंतु आज हर प्रकार से असहाय हूँ। फिर भी मुझे आप जो आज्ञा देंगे शिरोधार्य करूँगी। सारंधा, तुमने सदा मेरी बात मानी है। यद्यपि आज मैं बीमार और असहाय हूँ, फिर भी मुझे भरोसा है कि मेरी अंतिम बात को तुम मानोगी। मेरा मन कहता है कि तुम्हारा वीर पुत्र जिंदा है। वह दुश्मनों से बदला अवश्य लेगा। तुम अपनी यह तलवार पहले मेरी छाती में चुभो दो, फिर अपनी में। रानी सकते में आकर रोते हुए कहने लगी, महाराज, आप ये कैसी आज्ञा दे रहे हैं? क्या कहीं आज तक ऐसा हुआ है? मुझे आप सदा के लिए परिहंता बना जाना चाहते हैं? रानी, ये समय निजी जज्बातों का नहीं है। तुमने मुझे वचन दिया है, उसे पूरा करो। बादशाही सिपाही जब वहाँ पहुँचे तो 2 तड़पती हुई लाशों को देखा। रानी का सिर पत्त की छाती से टिका हुआ था।